Hello everyone. Cole crops are the members of Brassicaceae family. Cole crops भी वो vegetables हैं जिनको consume किया जा सकता है after cooking. कुछ vegetables ऐसी हैं cole crops में जिनको as a salad vegetable भी consume किया जाता है after little steaming. तो आइए जानते हैं इनकी cultivation practices के बारे में बहुत डिटेल में. इसमें हम जानेंगे important facts about cauliflower, cabbage, broccoli, Brussels sprout and other important cole crops. Then popular cultivars, their seed rate, sowing time and planting distance and intercultural practices and harvesting and storage. In this picture you see here, these are all cole crops. So, as I told you earlier that these belong to the family Brassicaceae. Brassicaceae यानी कि mustard family. Mustard जो है इसी family को belong करता है और उन्हें largely Brassica भी कहा जाता है और इसीलिए जो है ये आपकी Brassicaceae family को belong करने वाले सभी cole crops जो है उसी तरह flower करते हैं और उसी तरीके से जो है ये cool season crop भी होते हैं. ये जो कोल वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक एब्रिवेशन से जो कि कॉलिस का जो है एक एब्रिवेटेड फॉर्म है जिसका मतलब होता है स्टेम बेयरिंग वेजिटेबल यानी कि इसमें जो एडिबल पोर्शन होता है वो आपका मेन स्टेम पे या तो बेयर करेगा या फिर जो है उसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है. जैसे आपका कैबेज है. कैबेज में आप देखते हैं कैबेज का प्लांट कैसा होता है, एक ये स्टेम होता है और उसी के ऊपर एक राउंड फॉर्म में जो है वो एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपका कैबेज है. और इसी तरीके से कॉलीफ्लावर है. कॉलीफ्लावर में भी जो है वो लीव्स होते हैं कुछ और एक स्टेम के ऊपर ये जो आपका इसमें एडिबल पोर्शन जिसको इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं वो होता है. और इसी तरीके से आपकी लगभग सभी तरह की जो कोल क्रॉप्स हैं उसमें स्टेम बियरिंग होती है मेन स्टेम पे. तो आपका ये जो कोल वर्ड है उसका मीनिंग है स्टेम. इट इज अ ग्रुप ऑफ हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट्स originated from a single wild ancestor Brassica oleracea variety oleracea which is commonly known as wild cabbage. और ये इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन इसके अंदर हुआ है कि इसमें ये एक सिंगल जो है वो एंसेस्टर से डेवलप हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड हो गई हैं कि इनका प्लांट टाइप, स्ट्रक्चर, कलर और जो एडिबल पोर्शन है वो सब कुछ जो है वो अलग अलग है. जैसे आप कॉलीफ्लावर और कैबेज में अगर आप दोनों को जो है सिमिलैरिटीज ढूंढे तो आपको विजुअली कोई सिमिलैरिटी उसमें मुश्किल ही मिल पाएगी. तो दैट इज़ व्हाई दे आर हाईली डिफरेंशिएटेड and these are majorly winter season crops. और जो मेजर क्रॉप्स हैं वो हैं आपकी कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, नॉलकोल और केल और ब्रूसेल्स स्प्राउट भी हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर रहे हैं. अब इसका छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं उनके बारे में जानते हैं. तो कॉलीफ्लावर जो है बोटानिकली इट इज़ नोन एज ब्रासिका ओलेरेसिया. यहाँ पर आप देखेंगे कि सबके जो वेरिएंट्स हैं या वेराइटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं. कॉलीफ्लावर आपका है बोट्राइटिस, वहीं कैबेज आपका है कैपिटाटा और स्प्राउटिंग ब्रोकली आपकी है इटैलिका और जो आपकी नॉलकोल है दैट इज गोंगाइलोड्स. तो आपने देखा कि ब्रासिका ओलेरेसिया रिमेन्स द सेम क्योंकि एंसेस्टर जो है वो सेम है. कॉलीफ्लावर में दो तरह के आपके कल्टीवार्स हैं. इसमें एक है जो एशियाटिक टाइप है और एक है यूरोपियन. एशियाटिक टाइप जो है वो हीट टॉलरेंट है, अर्ली मैच्योरिंग है. वहीं यूरोपियन जो है दे आर अडेप्टेबल टू लो टेम्परेचर एंड दे आर लेट टाइप. एडिबल पोर्शन जो है इसको कहा जाता है कर्ड. जो आपकी फूल गोभी होती है उसका जो फूल वाला पार्ट है बेसिकली फूल है तो दैट इज इन्फ्लोरेसेंस और जो है अनओपन्ड उसमें बड रहती हैं. वाइट कलर का जो है क्रीमिश वाइट कलर का आपका ये होता है और दही के जैसा दिखने वाला इसीलिए कर्ड इसको कहा जाता है. कैबेज में जो है वो तीन तरह के ग्रुप्स होते हैं. एक वाइट कैबेज है, रेड कैबेज है और सवॉय कैबेज जिसको ब्लिस्टर कैबेज भी कहा जाता है जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है. दिस इज वाइट कैबेज, दिस इज रेड कैबेज एंड दिस इज सवॉय कैबेज और ब्लिस्टर कैबेज. यहाँ पत्तों में आप देख रहे हैं कि ब्लिस्टर्स जैसे आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, वार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए जो है इसे ब्लिस्टर कैबेज कहते हैं. एडिबल पोर्शन कैबेज के अंदर जो होता है जो आपका ये पत्तों से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हेड.
तो यहाँ पर जो लीफ जो है वो मॉडिफाई होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, एडिबल पोर्शन हेड कहलाएगा। स्प्राउटिंग ब्रोकली जो है वो लगभग आपकी कॉलीफ्लावर की तरह ही दिखती है, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रही है। बस फर्क क्या है कि ये ग्रीन कलर की है और आपको जो फूल गोभी है, कॉलीफ्लावर है, वो वाइट कलर की होती है। इसमें जो एडिबल पोर्शन है वो है हेड, ग्रीन बड्स एंड थिक फ्लेशी फ्लावर हेड्स। इसमें जो है ये बेसिकली इंडिविजुअल फ्लावर बड्स हैं, जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, और ये जो है अनओपन्ड होती हैं। जब ये जो है खिल जाती हैं तो येलो कलर की दिखने लगती हैं। तो येलोइंग अगर हो रही है आपकी इस स्प्राउटिंग ब्रोकली में, तो इसका मतलब है बड खुल चुकी हैं, और तब इसकी जो है मार्केट वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। विटामिन ए is 130 times higher than the cauliflower. It is also a rich source of sulforaphane which reduces the risk of cancer. तो इस तरीके कोई peculiar अगर chemicals हैं उनका नाम हमें याद होना चाहिए। जो दूसरे तरह के कोल क्रॉप्स हैं, जैसे आपका नोल खोल है, तो जैसे पिक्चर में आपको यहाँ पर दिख रहा है, नोल खोल में जो है स्टेम मॉडिफाई होता है और एक ट्यूबर जैसा बना लेता है, और ये ट्यूबर जो है वो अंडरग्राउंड नहीं अबव द ग्राउंड होता है। यहाँ जो आपको पिक्चर में डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये आपका ब्रुसेल्स स्प्राउट का, तो दिखने में तो ये क्लोजली रिलेटिव होता है पत्ता गोभी की तरह, पर इसके जो मेन स्टेम पे छोटे छोटे मिनी कैबेज लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये एडिबल पोर्शन होते हैं। तो मिनी कैबेज, यहाँ आपने देखा कि आपका जो ब्रूसेल्स स्प्राउट है वो पत्ता गोभी की तरह दिख रहा है, ब्रोकली आपकी जो है वो कुछ हद तक कॉलीफ्लावर की तरह दिखती है। सॉइल क्लाइमेट की बात करें तो लगभग जो है सॉइल रिक्वायरमेंट और पीएच रिक्वायरमेंट इन सभी क्रॉप्स की सेम होती है। क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो क्लाइमेट में आपका कॉलीफ्लावर जो है हाईली सेंसिटिव है हाई टेम्परेचर के लिए और लो टेम्परेचर के लिए। हाई टेम्परेचर में कर्ड बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होता है, यानी कि जो एडिबल पोर्शन है वो बिल्कुल भी नहीं बनता है, और जब ऐसा होता है तो इस प्रोसेस को जो है वो बोलते हैं वो बटनिंग। बटनिंग जो है यानी कि वो एकदम बटन जैसे छोटे छोटे है आपको कर्व्स दिखाई देंगे, वो बड़े नहीं होते, या फिर जो आपके फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर में उससे राइसीनेस हो जाता है। राइसीनेस का मतलब क्या है कि जो आपके जो वाइट कलर के जो बड्स हैं वो थोड़े इलोंगेटेड हो जाते हैं और आपको कॉटनी ऊपर से कॉटनी टाइप का ग्रोथ दिखाई देने लगता है, और लीफीनेस हो जाती है, यानी कि जो आपका कर्ड है, सपोज ये आपका जो है फूल गोभी है, इसके अंदर भी आपको जो है कर्ड के अंदर भी कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। ब्लाइंडनेस क्या है? ब्लाइंडनेस है कंप्लीटली जो आपका कर्ड है वो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा, दैट इज ब्लाइंडनेस। देन लूज और येलो कर्ड, जो आपका कर्ड है वो लूज होगा, गोभी जो है एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं होगी, और आपका उसका कलर भी जो है वो वाइटिश नहीं होगा, येलोइश टाइप का हो जाएगा। तो ये सब आपके हाई टेम्परेचर के एडवर्स इफेक्ट हैं जो कॉलीफ्लावर में देखने को मिलते हैं। कैबेज जो है वो थोड़ा सा आपका एक्सट्रीम कोल्ड और फ्रॉस्ट को बेटर विथस्टैंड कर लेता है। स्प्राउटिंग ब्रोकली जो है वो भी हाई टेम्परेचर ससेप्टेबल है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसके जो आपने जो फ्लावर बड्स देखे हैं ग्रीन वाले वो ओपन हो जाएंगे, तो येलो येलो से दिखेंगे और लूज हेड्स हो जाते हैं। ससेप्टेबल है फ्रॉस्ट के लिए। नॉलकॉल जो है वो ज़्यादा कूल मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अलग अलग टाइप की वेराइटीज और हाइब्रिड्स हैं अब हमारे पास में। कॉलीफ्लावर में 3 तरह की वेराइटी हैं, अर्ली, मिड, लेट। कैबेज में भी आपकी इसी तरह अर्ली ग्रुप है, मिड सीजन ग्रुप है और लेट सीजन ग्रुप है। लेट सीजन ग्रुप आपका जो है वो लेट सोइंग भी होती है, और इसकी जो ड्यूरेशन है यानी कि हार्वेस्टिंग की ड्यूरेशन वो भी ज़्यादा है, 85 to 130 डेज। अर्ली ग्रुप जो है कैबेज का वो 55 to 70 डेज में जो है मेच्योर हो जाता है। स्प्राउटिंग ब्रोकली और अदर कोल क्रॉप्स जो हैं उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, ऐसे आपकी पालम जो आपका CSKV जो आपका यूनिवर्सिटी है पालमपुर में हिमाचल में, वहाँ से रिलीज जो आपकी वेराइटी है पालम समृद्धि और हर्तिका, कंचन एंड विचित्रा, ये आपकी ब्रोकली की इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। पूसा से रिलीज आपकी जो है पूसा ब्रोकली KT सिलेक्शन 1, KT फॉर जो कचरैन का IRI का जो RRS है उसके डिनोट करता है, और फिर है पंजाब ब्रोकली 1। नॉलफॉल की जो इम्पोर्टेंट कल्टिवार्स हैं वो है आपकी वाइट वियना, पर्पल वियना, पालम, टेंडर, नॉब।
अब आ जाते हैं हम कॉलीफ्लावर पर। तो कॉलीफ्लावर में जो अर्ली ग्रुप है, अर्ली ग्रुप पे आपकी जैसे अर्ली कुंवारी, पंत गोभी 3, पूसा मेघना, पूसा कार्तिकी, जो आपकी अर्ली यानी कि जो कातक के महीने में, हिंदी महीना जो होता है उस समय जो है ये वैरायटी लगाई जाती है। तो पूसा कार्तिकी जो है इसका नाम है। पूसा दीपाली जो है दिवाली के आसपास लगने वाली वैरायटी है। पंत गोभी और आपका पूसा कार्तिक जो कार्तिक के महीने में जो है लगाई जाती है। और मिड सीजन वैरायटी जो आपकी वो है इम्प्रूव जापानीज, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा शरद ठंडी के टाइम पे लगाने वाली, पंत गोभी 4, पूसा सिंथेटिक, पालम उपहार, पंत शुभ्रा, हिम पूसा हिम ज्योति और पूसा शक्ति, ये सब मिड सीजन वेराइटीज हैं। और लेट सीजन वेराइटीज जो हैं इसकी वो स्नोबॉल ग्रुप की आती हैं। पूसा स्नोबॉल और स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल K1, KT 225 और ऊटी 1। स्नोबॉल जो ग्रुप है वो सबसे लेट ग्रुप होता है और इसका जो कर्ड है वो एकदम वाइट होता है। और ये वाइट होने का कारण है क्योंकि इसमें जो है सेल्फ ब्लांचिंग होती है। सेल्फ ब्लांचिंग का मतलब क्या है कि आपका जो आप लीव्स देखते हैं, जैसे आपकी ये गोभी और ये जो आपके पत्ते हैं, इसमें ये पत्ते क्या है, ये अपने आप ही ऊपर की तरफ इसमें मुड़े होते हैं और ये हेड को जो है कवर करके रखते हैं इसके, ताकि ये जो वाइट पोर्शन है वो धूप की वजह से येलो ना होने पाए। कैबेज में जो आपका है वो इम्पॉर्टेंट कल्टीवार है गोल्डन एकर। गोल्डन एकर जो है वो वेल नोन आपका जो है बाहर से इंट्रोड्यूस कोपेनहेगन से जो है वो आपका इंट्रोड्यूस्ड आपकी वैरायटी है। देन प्राइड ऑफ इंडिया कोपेनहेगन मार्केट जो है वो एक वैरायटी है। पूसा अगेती यानी कि अर्ली सीजन की ग्रुप को डिनोट करता है। पूसा मुक्ता जो है वो रॉट फ्री वैरायटी है। देन पूसा कैबेज हाइब्रिड 1। मिड सीजन में सितंबर और पूसा ड्रम हेड इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं। और लेट वैरायटी में लेट लार्ज ड्रम हेड, यानी कि जो हेड है इसका वो एक लार्ज होता है और ड्रम के शेप का होता है। अब हम बात करते हैं सीड सोइंग टाइम और डिस्टेंसेस के बारे में। तो ये जो है आपकी एक सभी जो क्रॉप्स हैं वो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स हैं, यानी कि इसमें पहले आपको एक नर्सरी जो है वो लगानी होगी और नर्सरी के साथ में आप नर्सरी जब तैयार हो जाएगी उसके बाद फाइनल ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो इसमें दो तरह के टाइम होंगे, एक सीड सोइंग का और एक आपका होगा जो ट्रांसप्लांटिंग टाइम। जो आपकी सीडलिंग है उसको तैयार होने में लगभग 30 से 45 डेज का जो है वो टाइम लगता है। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे अगर अगस्त सितंबर में कैबेज की सोइंग हो रही है, देन सितंबर अक्टूबर में जो है ये रेडी हो जाएगी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। ऐसे ही ब्रोकली आपका जुलाई अगस्त में शो होके मिड अगस्त मिड सितंबर में जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ट्रांसप्लांट हो जाती है। और नॉलकॉल भी आपका जो है कैबेज की तरह ही ट्रांसप्लांट होती है। इनकी जो सीड रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से है, सीड जो इसको चाहिए वो आपका जैसे अर्ली वैरायटी में ज़्यादा सीड चाहिए, मिड में थोड़ा कम, और जो लेट वैरायटी है उसमें और भी कम, 300, 400, 500, 600, 750 ग्राम्स पर हेक्टेयर। ये जो सीड रेट है आपका नर्सरी प्रिपेयर करने के लिए जो है वो बताया जा रहा है। और इसमें कैबेज में जो है वो ज़्यादा सीड की ज़रूरत होती है, इसमें 600 to 800 ग्राम जो है वो आपको सीड चाहिए। मेन सीजन में इसका भी सीड रेट कम हो जाता है 200 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। और ब्रोकली में इट इज़ अराउंड 400 to 500 ग्राम्स पर हेक्टेयर। और आपका नॉलकॉल में इट इज़ 800 to 1000 ग्राम पर हेक्टेयर। स्पेसिंग जो है इसकी अर्ली वैरायटी की जो है वो थोड़ी कम होती है, मिड और लेट सीजन वैरायटीज़ की स्पेसिंग ज़्यादा होती है। अर्ली वैरायटी जो कॉलीफ्लावर की हैं उसकी जो स्पेसिंग है वो 45 इंटू 30 सेंटीमीटर, और जो मिड सीजन वैरायटीज़ हैं उनकी 60 रो टू रो और 45 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। ऐसे ही आपकी कैबेज में सिमिलर डिस्टेंस फॉलो होती है। और आपकी ब्रोकली जो है 45 सेंटीमीटर पे स्पेस्ड है। और आपकी नॉलकॉल जो है वो भी अराउंड 30-40 रो टू रो और 20-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस पे स्पेस्ड है। और जो आपकी इसमें मेच्योरिटी वाली जो इसमें चीज़ें हैं कि कब आपकी जो ये क्रॉप है वो मेच्योर होगी, तो आपकी अलग अलग जो है इसमें कल्टीवेशन ग्रुप्स दिए हुए हैं कि कब कब जो है वो सोइंग का टाइम होगा और उसके बाद में उसमें ट्रांसप्लांटिंग होगी, और उसका किस तरीके से सीड रेट जो है वो सीज़न के हिसाब से वेरी करता है।
आपका कॉलीफ्लावर में भी आप देख रहे हैं कि अर्ली वैरायटी मिड मई में, मिड वैरायटी जुलाई एंड में, और मिड लेट वैरायटी अगस्त एंड में, और लेट वैरायटी आपकी सितंबर से मिड अक्टूबर तक सो की जा सकती हैं, और उनके 1 से 1.5 महीने बाद उनके ट्रांसप्लांटिंग हो सकती है। FYM जो है वो यूजुअली जैसे और क्रॉप्स में होता है 20 से 25 टन या 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट पर जो है FYM की ज़रूरत होती है। और NPK जो है वो भी आपका लगभग सभी इस तरह की कोल्ड क्रॉप्स में एक जैसा होता है। हमने जो है एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि उसके कल्टीवेशन के जो सिस्टम के बेस पर है, तो कल्चर के बेस पर जो था, यानी कि सेम तरह की जो क्रॉप होती हैं उनमें लगभग सिमिलर प्रैक्टिसेस ही फॉलो होती हैं। तो 120 से 180 केजी नाइट्रोजन, 75 से 80 केजी आपका फॉस्फोरस, 60 टू 75 केजी आपका पोटाश जो है वो चाहिए पर हेक्टेयर। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह की जाती है, देखिए आपका 1/3 जो आपकी नाइट्रोजन है, 1/3 नाइट्रोजन आपकी एज अ बेसल डोज जो है वो दे दी जाती है। देन आपका जो दूसरा इसका जो हिस्सा है 1/3 जो है आपकी दी जाती है वो सोइंग के फिर उसके बाद में 20 से 30 दिन के बाद में, और इसके बाद में जो है फ्लावरिंग या फिर आपका जो एडिबल पोर्शन है उसकी डेवलपमेंट होती है। तीसरी डोज जो है उस टाइम पर दी जाती है। तो आपका ये जो है वो ग्रोथ के टाइम पर जो आपका एडिबल पोर्शन या आप कैप्स को कह सकते हैं कि फ्लावरिंग के टाइम पर जो है इस तरीके की आपकी 3rd डोज जो है वो जाती है। तो अगर कॉलीफ्लावर है तो जिस समय आपका जो है कर्ड डेवलपमेंट स्टार्ट होगा उस समय पे आप तीसरी डोज देंगे। और नाइट्रोजन हमेशा स्प्लिट डोजेज में दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन से होने वाले जो लॉसेस हैं यानी इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन लॉसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एक साथ नहीं दी जाती। और जो आपका फॉस्फोरस और पोटाश है वो एक साथ दे दिया जाता है। इंटरकल्चरल ऑपरेशन में इंक्लूड होते हैं वीडिंग, अर्दिंग अप, इरिगेशन एक्सेट्रा। एक्सेस मॉइस्चर को अवॉइड किया जाए हर तरह की क्रॉप में, क्योंकि ये जो है वो विल्टिंग कॉज करती हैं। हार्वेस्टिंग कब की जाए, तो कॉलीफ्लावर में जब कर्ड्स पूरी तरीके से जो है डेवलप हो जाएं और कॉम्पैक्ट ही रहें। अगर डिले करेंगे तो इलांगेशन है फ्लावर स्टॉक का वो हो जाएगा, लूज हो जाएगा, कर्ड जो है राइसी कर्ड हो जाएगा या फजी हो जाएगा और ओवर मैच्योर हो जाएगा। कलर जो है वो इसका येलोइश हो सकता है। यूजुअली हार्वेस्टिंग जो है वो मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में करें तो ये बेस्ट होता है। और कैबेज की हार्वेस्टिंग तब करें जब हेड्स पूरे मैच्योर हों और फर्म हो और सॉलिड हो, नहीं तो पत्ते जो हैं वो बिखर जाएंगे और आपको जो है ईल्ड में लॉस होगा। और ब्रोकली की हार्वेस्टिंग तब हो जबकि उसके ग्रीन बड्स जो हैं वो अनओपन ही रहें और कॉम्पैक्ट हों। नॉल कॉल तब हार्वेस्ट हो जबकि जो ट्यूबर्स हैं वो फुली मैच्योर तो हो लेकिन फाइब्रस ना हो, यानी कि स्टिल जो है वो टेंडर हो। और ईल्ड जो है इनकी सबसे ज़्यादा ईल्ड जो है इसमें कैबेज की होती है। कैबेज की अर्ली वैरायटी भी 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर ईल्ड देती है, और लेट वैरायटीज जो है वो 400 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर। जबकि आपकी कॉलीफ्लावर में अर्ली वैरायटी 100 से 150 क्विंटल, मिड और लेट 150 से 300 क्विंटल, स्नोबॉल ग्रुप जो है वो 400 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है ईल्ड देता है। सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग ग्रुप है स्नोबॉल, लेकिन ये जो है आपके जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक आपकी फेवरेबल कंडीशंस जो है अवेलेबल नहीं होने की वजह से इसकी यील्ड जो है वो कम हो सकती है और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती। ब्रोकली आपकी यील्ड जो है वो 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर है। नॉल कॉल जो है वो आपका 125 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम बात करते हैं। कैबेज की जो स्टोरेज है वो आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि RH पर 2 से 8 महीने के लिए की जा सकती है। वहीं कॉलीफ्लावर को जो है वो इसी सिमिलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर 2 से 4 हफ्ते के लिए ही रखा जा सकता है, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो है वो रॉट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो आपकी कॉलीफ्लावर है टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा जो है इसको अफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो कर्ड की
क्वालिटी खराब हो जाएगी और इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, ब्लांचिंग की जाती है। देयर आर सम वेराइटीज जो कि सेल्फ ब्लांचिंग होती हैं, जैसे कि आपके स्नोबॉल ग्रुप की बात बता रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सेल्फ ब्लांचिंग टाइप। इसमें क्या होता है, द कर्ड रिमेन्स नेचुरली प्रोटेक्टेड एंड सराउंडेड बाय इनर होल ऑफ लीव्स, यानी कि आपके जैसे ये जो आपका कर्ड है और ये जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां ही जो है इस कर्ड को ढक लेती हैं और इस वजह से वो धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच जाता है। इसके लिए अगर ऐसी सेल्फ ब्लांचिंग वैरायटी नहीं है तो क्या करा जाए, तो क्या है, मैनुअली इन सभी पत्तों को एक साथ लाकर जो है वो बांधा जा सकता है, जिससे कि एक्सपोजर कम किया जा सके। So drawing and tying the tips of the leaf when curds are fully developed may do the blanching. So this process is called blanching. And the other way to replace a leaf, a cauliflower over the curd 4 to 5 days prior to the harvest। यानी कि क्या है, जब आपने हार्वेस्टिंग से पहले आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो है वो पत्ते रख देने हैं, या तो आप टाई करते हैं या फिर आप उसके कर्ड के ऊपर जो है वो पत्ता रख दें, जिससे कि धूप से बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।